नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में अपन ने अक्षांश देशांतर व पृथ्वी की गतियों के बारे में बातें कर ली। इस अध्याय में अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड की ज्योग्राफी का रेट से संबंधित है, उसमें अपन बात करेंगे वायुदाब एवं पवने कि वायुदाब क्या होता है और पवने क्या होती है। देखो, वायुदाब किसे कहते हैं कि वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। जो समुद्रों पर व उच्च भूभाग पर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। देखो कैसे, अगर करते हैं वायुदाब किसे कहते हैं, तो वायुदाब कहते हैं कि वायु के द्वारा, किसके द्वारा? वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो बल होता है, ये क्या कहलाता है? ये वायुदाब कहलाता है। अब देखो, जो वायुदाब जो लगता है वह समुद्र की सतह पर 1013 मिलीबार लगता है। कितना लगता है? 1013 मिलीबार लगता है, ये आपको याद है। लेकिन समुद्र की सतह पर और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वायुदाब क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। कैसे घटता जाएगा? देखो, समुद्र से जैसे ये समुद्र की सतह है, ये मैदानी भूभाग होगा, ऐसे करते करते उच्च भूभाग होगा, ठीक है। और ये वायु की सतह, वायुमंडल है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, ये देखो ये बड़ा बन रहा है, इसमें गैसें भी हैं, धूल कण भी हैं, आदि अन्य चीजें भी हैं। तो इनका जो भार होगा समुद्र की सतह पर वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इसका जो देखो सतह जो बल होगा वो क्या होता जाएगा? बिल्कुल कम होता जाएगा। तो ऊंचाई के ऊपर बढ़ने के साथ साथ में, ऊंचाई के साथ में बढ़ने के साथ साथ में जो वायुदाब होता है, वायुदाब क्या जाता है? घट जाता है। समुद्र की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वायुदाब जो होता है वो क्या होता जाता है? हमेशा घटता जाता है। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो वायुदाब किसे कहते हैं? और जो वायुदाब जो घटता बढ़ता है कैसे घटता बढ़ता है कि समुद्र की सतह पर ज्यादा रहता है और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वायुदाब क्या होता जाएगा? घटता जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं जो वायुदाब का जो निर्माण होता है, वायुदाब जो निर्माण होता है वो तापमान के कारण होता है। वैसे किसके कारण होता है? तापमान के कारण होता है। और एक पवनों की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? पवनों की गति के कारण होता है। वायुदाब का जो निर्माण होता है वो पवनों की गति के कारण होता है, तापमान के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 7 प्रकार के वायुदाब की पेटियां पाई जाती है दोस्तों। कितने प्रकार की पाई जाती है? 7 प्रकार की वायुदाब की पेटियां पाई जाती है दोस्तों। एक तो होती है ध्रुवीय, दूसरी होती है उपध्रुवीय, तीसरी होती है उपोष्ण, चौथी होती है विषुवतरेखीय, फिर होती है 5वीं वापस उपोष्ण, छठी होती है उपध्रुवीय और 7वीं होती है ध्रुवीय। तो उत्तरी गोलार्ध में 3 पेटियां पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में 3 पेटियां पाई जाती है और 1 पेटी पाई जाती है विषुवत रेखा। तो देखो दोस्तों, जो सूर्य की किरणें जो होती है वो सर्वाधिक जो सीधी गिरती है वो सीधी गिरती है दोस्तों कहां पर? विषुवत रेखा पर। मतलब 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 0 से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य की किरणें जो होती है सीधी गिरती है। तो तापमान सर्वाधिक कहां पे होगा? 0 से 5 डिग्री के मध्य में होगा। कहां पे होगा? 0 से 5 डिग्री के मध्य में होगा। जहां पर तापमान ज्यादा होगा, तो पवनें जो होती है वो गर्म होकर हल्की होकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। पवनें क्या हो जाती है? गर्म होकर हल्की होकर कहां पे चली जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। जैसे पवनें ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने का अर्थ है कि वहां पे वायु का जो भार वो क्या हो गया है? कम हो गया। वायु भार कैसा हो गया है? कम हो गया है। वायु भार कम हो गया है तो कौन सा वायुदाब बनेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा दोस्तों। कौन से वायुदाब का केंद्र बनेगा? निम्न वायुदाब क्या बनता है? केंद्र बनता है। तो विषुवत रेखा पर ये निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है दोस्तों।
ठीक है। लेकिन जैसे ही पौने ऊपर की ओर उठेगी, जैसे ये पौने ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर उठ करके और 30 से लेकर के 35 डिग्री के मध्य वापस कहाँ से बैठेगी, नीचे की ओर बैठेगी दोस्तों। किधर की ओर बैठेगी, नीचे की ओर बैठेगी। जैसे ये पौने नीचे की ओर वापस बैठ रही है 30 से 35 डिग्री के मध्य में जाकर के, तो कब पौने नीचे की ओर बैठेगी, जब वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, वायु के अंदर भार ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी ये पौने ठंडी होने लगेगी, ठंडे होने के कारण ये पौने वापस कहाँ बैठने लग जाएगी, नीचे की ओर बैठने लग जाएगी। जैसे नीचे की ओर बैठने लग जाएगी तो ये जो यहाँ पे जो बैठेगी वो किसके कारण बैठेगी, वायु दाब के कारण, वायु में भार ज्यादा होने के कारण। ठीक है, तो ये जो पेटी कहलाएगी ये कौन सी कहलाएगी, उच्च वायु दाब की पेटी कहलाएगी। कौन सी पेटी कहलाएगी, उच्च वायु दाब की पेटी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी कहलाती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन इसी की, सेम जो कंडीशन इसमें है वही कंडीशन कहाँ पे होगी, दक्षिण गोलार्ध में होती है दोस्तों। सेम जो कंडीशन यहाँ पे होती है वही कंडीशन कहाँ पे होती है, दक्षिण गोलार्ध में होती है। अब बात करते हैं जैसे हम आगे, ध्रुव के ऊपर उच्च वायु दाब की पेटी होती है दोस्तों। ध्रुव के ऊपर कौन सी वायु दाब की पेटी होती है दोस्तों, उच्च वायु दाब की क्या होती है, पेटी होती है। जैसे उच्च वायु दाब की पेटी होती है तो उपध्रुवीय भूभाग है वो इससे क्या है, गर्म है। इससे क्या है, गर्म है। इससे गर्म है तो दोस्तों यहाँ पर जो पौने होगी गर्म भूभाग इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से पौने जो होगी वो हल्के होकर कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। हल्के होकर कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठ करके ये पौने कहाँ पे आके नीचे बैठेगी, वापस 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के मध्य में आकर के कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो पौने यहाँ से उठ रही है, इस भूभाग से उठ रही है। क्यों उठ रही है, क्योंकि पवन का जो भार है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कम हो गया है। तो ये पेटी भी क्या कहलाएगी, निम्न वायु दाब की पेटी कहलाएगी। कौन सी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की क्या कहलाएगी, पेटी कहलाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो होता है जो अपना सूर्य है उसका तापमान क्या रहता है, कम रहता है बिल्कुल। यहाँ पर ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो सूर्य होता है उसका तापमान क्या रहता है, बिल्कुल ही कम पाया जाता है। कम पाया जाता है, तापमान कम होने के कारण वायु दाब जो होगा वो हमसे किससे पाया जाएगा, उच्च पाया जाएगा। तो ये कौन सी पेटी हो जाएगी, उच्च वायु दाब पेटी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, उच्च वायु दाब पेटी हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से 7 वायु दाब की पेटियों का निर्माण होता है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के मध्य जो पाई जाती है दोस्तों, विषुवत-रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है। 35 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री साउथ के ओर जो पेटी पाई जाती है दोस्तों, उसे हम उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। 60 से 65 डिग्री के मध्य नॉर्थ एवं साउथ में जो पेटी पाई जाती है दोस्तों, उसे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। और इसके ऊपर जो पाई जाती है दोस्तों 75 से लेकर के 90 के बीच में, वो कौन सी पेटी कहलाती है दोस्तों, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों विषुवत निम्न वायु दाब की जो पेटी होती है, इस पेटी से वायु हल्की होकर क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। तो वहां पे जो वायु होती है वो वायु बिल्कुल कैसी रहती है, शांत हो जाती है। इसलिए इसे शांत मंडल या डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है, शांत मंडल या डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा उपोष्ण उच्च वायु दाब जो पेटी होती है दोस्तों, इसे अश्व पेटी भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी पेटी कहा जाता है, अश्व वायु दाब की पेटी भी कहा जाता है। देखो अश्व वायु दाब की पेटी क्यों कहते हैं कि पुराने समय में जो घोड़ा का व्यापार होता था, किसका व्यापार होता था, घोड़ों का जो व्यापार होता था, कहा जाता है कि जब घोड़े से भरे हुए जहाज इस अक्षांश रेखाओं से आगे निकलते थे, तो इस अक्षांश रेखाओं से मतलब 30 से 35 डिग्री के मध्य आते ही उनका जो जहाज था वो जहाज आगे जाना क्या हो जाता था, बंद हो जाता। क्यों हो जाता था, क्योंकि उत्तर से भी वायु हल्की होकर के उठ करके 30 से 35 डिग्री पे आकर के नीचे की ओर आ रही है, और विषुवत रेखा से भी जो पौने हैं ये हल्की होकर के ऊपर उठ के कहाँ पे आ रही है, 30 से 35 डिग्री पे आ रही है। तो दोनों तरफ से जो पौने आकर आती है वो वहां पे क्या डालती है, भार डालती है। भार डालने के कारण यहाँ पे उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है। किसका केंद्र बन जाता है, उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण जो जहाजों में जो भार होता है वो भार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो नाविक उस भार को कम करने के लिए
उसमें जो घोड़े होते थे, कुछ घोड़ों को कहां पे फेंक देते थे, समुद्र के अंदर ही फेंक देते थे। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अश्व पेटी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, अश्व पेटी कहा जाता है। अब देखो इन 7 पेटियों में से दोस्तों कौन से ताप के द्वारा इनका निर्माण हुआ है और कौन से गतिजन्य पेटी होती है। कौन सी तो तापजन्य पेटी होती है और कौन सी गतिजन्य पेटी है दोस्तों। देखो यहाँ पर सूर्य का तापमान कम है, यहाँ पर भी सूर्य का तापमान कम है, मतलब तापमान के कारण इनका निर्माण हुआ। किसके कारण हुआ है, तापमान के कारण इसका निर्माण हुआ। तो ये तो हो जाएगी तापजन्य पेटी, और ये भी हो जाएगी कौन सी, तापजन्य पेटी। तो दो तो हो गए तापजन्य पेटी ये। इसके अलावा देखो यहाँ से वायु जो होगी, यहाँ इस जगह से वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, हल्की होकर ऊपर उठने के बाद नीचे की ओर आएगी, ठीक है। तो वायु की गति के कारण हो रही है, तो ये कौन सी जाएगी, गतिजन्य। ये भी कौन सी जाएगी, गतिजन्य। यहाँ पे हमसे तापमान ज्यादा रहता है तो ये कौन सी जाएगी, तापजन्य। ये हो जाएगी कौन सी, गतिजन्य। ये भी कैसे चलेगी, गति। तो देखो दोस्तों तापजन्य 1, 2 और 3 पेटियां जो है दोस्तों ये तो है तापजन्य पेटियां, और 4 पेटियां दोस्तों वो है गतिजन्य पेटियां। तो वायुदाब की पेटियां कुल टोटल अपनी कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है। 3 तो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, 3 दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, 1 विषुवत रेखा पे भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। जिनमें से दोस्तों 3 तो जो पाई जाती है वो तो तापजन्य पाई जाती है, और 4 जो पाई जाती है दोस्तों कैसी पाई जाती है, गतिजन्य पाई जाती है दोस्तों। शांत मंडल या डोल्टन किस पेटी को कहा जाता है, विषुवत रेखा पेटी को कहा जाता है। अश्व वायुदाब की पेटी किसे कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कौन से कहा जाता है, अश्व वायुदाब की पेटी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों पवनों की। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, वायुदाब की पेटी की, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों पवनों की। जो पवने पाई जाती है दोस्तों, स्थानीय पवने, दैनिक पवने और सामयिक पवने। पवने जो पाई जाती है दोस्तों, एक तो पाई जाती है स्थानीय पवने, स्थायी पवने, स्थायी पवने जो साल भर एक दिशा में चलती हो। पाई जाती है दोस्तों दैनिक पवने। कौन सी पवने, दैनिक पवने, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पाई जाती है स्थानीय पवने। कौन सी पवने, स्थानीय पवने। 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, पवने पाई जाती है, स्थानीय पवने, दैनिक पवने और स्थानीय पवने दोस्तों। बात करते हैं स्थायी पवने कौन कौन सी होती है दोस्तों। देखो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने जो होती है दोस्तों ये स्थायी पवने होती है दोस्तों। कौन सी पवने होती है, स्थायी पवने होती है दोस्तों, क्लियर। अब देखते हैं अपन बात करते हैं जो ये पवन जो होती है, हमेशा पवन की जो गति होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है दोस्तों। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा पवने क्या करती है, गति करती है दोस्तों, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इनके अनुसार, वायुदाब की पेटियों के अनुसार, तो ये तो हो गए अपने कौन सी, लो वायुदाब की पेटी। ये हाई, ये लो वायुदाब की पेटी, और ये कौन सी हो गई, हाई वायुदाब की पेटी। तो दोस्तों जो ये पवन चलनी चाहिए ये हाई से लो की तरफ चलनी चाहिए, किधर से किधर चलनी चाहिए, हाई से लो की तरफ चलनी चाहिए। इधर भी ये हाई से किधर चलनी चाहिए, लो की तरफ चलनी चाहिए, और इधर से ये भी चलनी चाहिए हाई से लो की तरफ। मतलब ध्रुवीय पवनी जो चलनी चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर चलनी चाहिए। पछुआ पवनी जो चलनी चाहिए दोस्तों ये चलनी चाहिए किधर से किधर की ओर, हाई से लो की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तरी तरफ चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो पवने होती है ये पवने उत्तर से दक्षिण की ओर न चल करके इनकी दिशा जो होती है वो दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। इनकी दिशा जो होती है क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्यों बदल जाती है दोस्तों, देखो 2 नियम है दोस्तों। एक तो कोरोरिस बल के कारण, किसके कारण, कोरोरिस बल के कारण। एक कहते हैं फेरल का नियम, फेरल का नियम। एक तो चलता है किसके कारण, कोरोरिस बल के कारण चलती है दोस्तों। एक जो होता है वो किसकी ओर होता है, फेरल का नियम के अनुसार होता है। अब देखो फेरल का नियम में जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में क्या कहा गया था, फेरल ने क्या कहा था। जैसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी स्थायी जो पवने चलती है वह पवने अगर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चल रही है,
हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चल रही है, जब ये पवन चल रही है तो उस समय जैसे कि कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है, कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है तो उसकी पीठ से टकरा करके उसके दाहिने ओर मुड़ जाएगी, उसकी किधर मुड़ जाएगी, दाहिने ओर। ये तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में। और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में फेरल का नियम कहता है कि यही जो पवने होगी वो दक्षिण गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी। किधर ओर मुड़ जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी दोस्तों। क्लियर। चलो एक एक करके अपन पवनों की बात करते हैं। पहले ये नियम आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में पवने जो होती है ये तो किधर मुड़ जाएगी, दाएं ओर मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने होगी ये किधर मुड़ जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब देखो, जैसे पहले व्यापारिक पवन की बात करते हैं तो ये हाई प्रेशर वाला स्थान है, ये लो प्रेशर वाला स्थान है, तो पवन इधर से इधर की ओर चलना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से पवन चलना चाहिए। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार जैसे कि कोई व्यक्ति जो है यह है पीठ करके तो खड़ा हुआ है हाई लेवल, हाई जो प्रेशर है उसकी तरफ है, और मुंह करके खड़ा हुआ है किधर, लो प्रेशर की तरफ। किधर खड़ा हुआ है, लो प्रेशर की तरफ पे खड़ा हुआ दोस्त। तो लो प्रेशर की तरफ खड़ा हुआ दोस्तों, तो उसकी किधर मुड़ जाएगी, दाईं ओर। जैसे कि मैं इधर, ये तो हो गया मेरे पीछे होता तो हाई प्रेशर, आगे हो गया कौन सा, लो प्रेशर। पवने जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन फेरल के नियम के अकॉर्डिंग बीच में कोई भी अवरोध आने के कारण वो जो पवने होती है वो किधर मुड़ जाएगी, अपने दाहिने ओर मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो ये किधर मुड़ जाती है, अपने दाहिने ओर मुड़ जाती दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। क्लियर। वही बात करते हैं अपन पछुआ पवनों की। तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो पवन इस प्रकार से चलनी चाहिए। तो लो प्रेशर की तरफ तो मुंह होगा, पीठ किधर होगा, हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर की तरफ होगा तो दाहिना कौन सा होगा, इधर। तो ये पवन किधर मुड़ जाएगी, दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। इसके अपोजिट बात करते हैं, ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, इधर इस प्रकार से। तो ये तो पीठ हो गई, इधर मुंह हो गया, तो किधर मुड़ जाएगी, इसके दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। ये तो हो गई दोस्तों कौन से गोलार्ध की बात, उत्तरी गोलार्ध की बात। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। कौन से गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हाई प्रेशर पेटी है, लो प्रेशर पेटी है, पवन इधर से इधर की ओर चलनी चाहिए। ये इस प्रकार से मुंह करके खड़ा हुआ। ठीक है। इसका बाएं किधर हुआ, इधर हुआ, तो पवन किधर चलेगी, बाएं ओर चलेगी। ये इस प्रकार से किधर चलने लग जाएगी, बाएं ओर चलने लग जाएगी। ये हाई प्रेशर पेटी है, लो प्रेशर पेटी है, तो पवन किधर से किधर चलना चाहिए, इधर से इधर की ओर चलना चाहिए। अब इधर से ये व्यक्ति इधर चलनी चाहिए, तो ये इधर मुंह करके खड़ा हुआ, तो इसके किधर चलना चाहिए, बाएं ओर चलनी चाहिए। कौन चलना चाहिए, बाएं ओर। तो इसका बायां कौन सा होगा, ये। तो ये पवन किधर गति करेगी, बाएं ओर गति करेगी। ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, तो पवन इधर से इधर की ओर चलनी चाहिए। तो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, पीठ है हाई प्रेशर की तरफ, मुंह है लो प्रेशर की तरफ। तो जैसे इसके बाएं ओर चलेगी तो ये बायां हो गया, और ये किधर चलने लग जाएगी, इस प्रकार इसके बाएं ओर चलने लग जाएगी। तो दोस्तों फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवने चलती है यह पवने दाएं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में ये पवने किधर मुड़ जाती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों ये आपको चीज याद रखनी है। अब जैसे कि ध्रुवीय पवने जो है, ध्रुवीय पवने जो है उसकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध या पश्चिम। तो ये इसका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया दोस्तों। ठीक है। तो देखो ये जो पवने चलती है दोस्तों, ध्रुवीय पवने जो चलती है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पश्चिम की तरफ चलती है, उत्तर पूर्व से लेकर के चलती है दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। पछुआ पवने जो चलती है दोस्तों यह दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की चलती है दोस्तों। व्यापारिक पवने जो है दोस्तों उत्तर पूर्व से लेकर के किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम में चलती है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कहाँ पे, दक्षिण में हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसे व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं। व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं। कहा जाता है कि पुराने जो समय थे उस समय में जो व्यापार करने का जो एकमात्र साधन था वो कौन सा था, जलीय संसाधन था। जलीय मार्ग के द्वारा सर्वाधिक क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था दोस्तों। तो जो विदेशी व्यापार करते थे दोस्तों, तो जैसे ये पवने उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से चलती थी, इस प्रकार से चलती थी, तो जहाज वाले जो व्यक्ति है वो व्यक्ति इस यहाँ पे इनको जहाज में माल इकट्ठा किया और इस तरफ जाना है तो वहां चल जाते। जैसे सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती थी
और ये पौनी जो होती है वापस दक्षिण की ओर आ जाती थी, तो वहां से वापस माल को लेकर के वापस कहाँ आ जाते, दक्षिण में आ जाते थे। व्यापार करने में ये पौनी क्या होती थी, सहायक होती थी। इसी कारण को क्या कहा गया है, व्यापारिक पौने कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए अपने कौन सी पौने, स्थानीय पौने, जिसमें आ जाती है ध्रुवीय पौने, पछुआ पौने में व्यापारिक पौने। ये किस प्रकार चलती है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, किस प्रकार से चलती है, फिर उनका नियम क्या है क्या नहीं है, ये सभी चीजें अपने दोस्तों बात कर ली दोस्तों। अब बात करते हैं दैनिक पौने की दोस्तों। दैनिक पौने, देखो दैनिक पौने की बात करते हैं तो जो एक दैनिक पौन है वो भारत में जैसे पाई जाती है, वो पाई जाती है उत्तर। दैनिक पौने जो पाई जाती है दोस्तों दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो पाई जाती है दोस्तों मौसमी पौने, एक तो पाई जाती है कौन सी, मौसमी पौने, और एक पाई जाती है दोस्तों इसके अलावा मौसम के अनुसार चलने वाली पौने। ठीक है, मौसमी पवनों में देखो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पश्चिमी पवने। ठीक है, और इसके अलावा चल जाएगी दक्षिणी पश्चिमी पवन, उत्तरी पूर्व पश्चिमी पवने और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी पवने, जो अपने यहाँ पे मुख्य रूप से चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दैनिक पवनों में कौन कौन सी दोस्तों, स्थल समीर, जल समीर, स्थल समीर व जल समीर। स्थल समीर व जल समीर की बात करते हैं दोस्तों एक बार, जैसे ये स्थलीय भूभाग है और ये तो हो गया जलीय भूभाग, और ये हो गया कौन सा भूभाग, स्थलीय भूभाग। दिन के समय में सूर्य का जो तापमान गिरेगा उस समय स्थल जो भूभाग होगा सर्वाधिक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिन के समय की बात, किसके समय बात करें, दिन के समय सर्वाधिक गर्म हो जाएगा, तो वायुदाब जो होगा वो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। निम्न हो जाएगा तो जल के तरफ, जल के यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो पवन हाई से किधर चलेगी, निम्न की ओर चलेगी। तो दिन के समय में जो पवन चलती है वो जल से किधर की ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है। इसलिए दिन में चलने वाले जो पवने होती है उसे कौन सी कहा जाता है, जल समीर कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, जल समीर कहा जाता है। पहली चीज ये क्लियर। इसका उल्टा अगर रात की बात करते हैं, रात की बात करते हैं तो जो स्थलीय भूभाग होता है जल्दी ठंडा हो जाता है, और जलीय जो भूभाग होता है उसको ठंडे होने में क्या लगता है, समय लगता है। जब ये स्थलीय भूभाग क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये भूभाग क्या रहता है, गर्म रहता है, गर्म रहता है, तो निम्न वायुदाब का केंद्र नाइट में कहाँ पे बन जाता है, जलीय भूभाग में बन जाता है। स्थलीय भूभाग कैसे केंद्र बन जाता है, हाई प्रेशर वाला बन जाता है। तो पौने हाई से किधर की तरफ चलेगी, निम्न की तरफ चलेगी। तो नाइट के अंदर जो पौने चलती है, ये पौने कौन सी चलती है दोस्तों, ये चलती है स्थलीय पौने। कौन चलती है, स्थलीय पौने। तो जल समीर व स्थल समीर आपको समझ में आ गई। स्थल समीर तो कब चलती है, रात में। जल समीर कब चलती है, दिन में दोस्तों। ठीक है, उतारो दोस्तों इससे। बाकी नेक्स्ट जो पौने हैं दोस्तों उसकी बात अपन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।